नमस्कार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कवि पद्माकर के तीसरे छंद के बारे में, जो कि आपकी पुस्तक अंतरा से लिया गया है। और इसमें भी कवि ने ऋतु वर्णन किया है। पहले छंद में उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया था, दूसरे छंद में फागुन का, होली का वर्णन किया था, और इस अंतिम छंद में उन्होंने सावन ऋतु का वर्णन किया है। सावन के महीने में जो वर्षा ऋतु रहती है उसके विषय में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो आइए देखते हैं इस कवित्व को। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमाना हुते मानो हुते, प्राण हुते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओर, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। तो कवि पद्माकर सावन के महीने में वर्षा ऋतु जब रहती है उसका अत्यधिक सुंदर वर्णन, सजीव वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उसमें भौरे जो है वो गुंजायमान होते रहते हैं, वन में, उद्यानों में, बाग बगीचों में विहार करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। और उनका घूमना, घूम घूम कर जो आवाज़ करना, वो कैसा लगता है, जैसे कि स्त्रियां मल्हार राग गा रही हों। मंजुल मलारन को गावनो लगत है। मंजुल मतलब सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, मनोहर। मल्हार जो है वो बहुत ही खूबसूरत राग है। ऐसा कहते हैं कि मल्हार राग गाने से यदि उसको पूरी तल्लीनता से गाया जाए तो आकाश में बादल आ जाते हैं और बरसात होने लगती है। तो वही मल्हार राग भंवरों का गुंजायमान करना, वातावरण को ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्त्रियां इकट्ठी होकर मल्हार राग गा रही हों। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहे पद्माकर गुमान हुते मान हुते। पद्माकर कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर ऋतु में, इतने सुंदर वातावरण में, इतने मनोहर वातावरण में प्रेमिका जब रूठ जाती है तो उसको मनाने में भी एक अलग ही आनंद आता है। गुमान में भर जाती है, वो घमंड में भरकर रूठ कर बैठ जाती है कि मेरा प्रेमी आए और मुझे मनाए। तो ऐसे में उसको मनाना भी अच्छा लगता है। कवि कहता है प्राण हुते प्यारो मन भावनो लगत है। वो चाहे रूठ कर ही बैठा है, प्रेमिका के लिए प्रेमी और प्रेमी के लिए प्रेमिका। यदि प्रेमी रूठ जाए तो वो प्रेमिका को मन भावन लगता है। वो उसके अहंकार की बात भूलते हुए, गर्व की बात भूलते हुए, उसके ऐंठ को भूलते हुए उसको मनाने के लिए चली जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ अवस्था प्रेमी की भी रहती है। यदि प्रेमिका रूठ जाए तो वही वो उसको प्राणों से प्यारी लगती है और वो उसको मनाने का भरसक प्रयत्न करता है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन। कवि कहता है कि चारों ओर, चहु ओर यानी चारों ओर, वातावरण में चारों ओर। मोरों को भी ये ऋतु जो है वो अत्यधिक प्रिय होती है। आकाश में बादलों के घुमड़ते ही मोर अपनी पीहू पीहू की आवाज़ लगाना और नाचना शुरू कर देते हैं। तो मोर जो हैं वो शोर मचाने लगते हैं और चारों तरफ घनघोर बादल छाने लगते हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। कवि कहता है हिंडोले यानी कि झूले, झूलों के आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है। पतली दुबली सी नायिकाएं झूलों पर झूलती हैं और वो छवि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। कवि कहता है कि उस तरफ तो आकाश से बरसात होती रहती है और इस तरफ प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में स्नेह की बरसात होती रहती है। स्नेह घुमड़ता रहता है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम प्रदर्शन करते हैं, प्रेम की बारिश एक दूसरे के ऊपर करते हैं। तो प्रकृति मेह बरसा रही है और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर स्नेह की बरसात कर रहे हैं। कवि कहते हैं सावन के महीने में झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, मन को प्रिय लगता है। दूसरों को झूलते देखकर हमारा भी मन कर जाता है कि दो हिंडोले हम भी खा ही लें। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। कवि ने सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस है,
नायक नायिका की जहाँ बात हो रही है, उनके प्रेम प्रदर्शन की बात हो रही है, स्नेह बरसाने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता ही है। तो माधुर्य गुण और कवित्व छंद का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का कवि ने अपने सभी छंदों में बहुतायत से प्रयोग किया है। हम देख रहे हैं मंजुल मलारन, और यहाँ छवि छावनो लगत है, तो यहाँ सब जगह र, इसमें भी र मोरन को सोर घनघोर चहूँ ओरन। जरूरी नहीं कि प्रथम वर्ण की ही आवृत्ति हो, बीच में भी किसी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है, वहाँ भी अनुप्रास अलंकार ही कहलाता है। और हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु का सजीव चित्र कवि ने हमारी आंखों के समक्ष उपस्थित कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहीं बैठे हैं, उसी बाग में बैठे हैं, बरसात को होते हुए हम देख रहे हैं, मोर हमारे समक्ष ही नाच रहे हैं। तो ऐसा सजीव चित्रण प्रकृति का जैसा कि कवि पद्माकर ने किया है, वास्तव में मूर्त रूप उपस्थित हो जाता है, चित्र उपस्थित हो जाता है, और यही पद्माकर कवि की विशेषता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।